हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रॉस स्टडी सर्कल। आप लोग का क्रॉस स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोग का रिवीजन आज संसदीय कार्यपालिका का कराऊंगा। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में भी, लास्ट वीडियो में भी हम आपने देखा होगा कि संसदीय कार्यपालिका का हम लोगों ने रिवीजन किया। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे। लास्ट वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में वीडियो कवर किए थे, और आज हम लोग कवर करेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। वीडियोस में देखेंगे कि क्या इनके लिए प्रावधान किए गए हैं और इनको क्या शक्तियां दी गई है, ये सब के बारे में समझेंगे। और कैसे इनका पद मिलता है और कैसे इनका इनको पद से हटाया जा सकता है, और ये कैसे इनको क्या त्याग पत्र देने का अधिकार है या नहीं है। इन सारे बातों को देखते समझेंगे कि कैसे क्या होता है हमारे प्रधानमंत्री के विषय में और मंत्रिपरिषद के विषय में। चलिए इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को आरंभ करते हैं और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए, ये देखिए, ये वीडियो आपका रहेगा पार्ट 2 के नाम से रहेगा, यूनियन एग्जीक्यूटिव। क्योंकि पहला वीडियो हम लोगों ने यूनियन एग्जीक्यूटिव का किया था, वो पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है। देखिए, ये मैं नोट्स ये पहले से आपको लिख कर लाता हूँ, ये क्योंकि आप लोग का टाइम बच सके, इसी वजह से मैं लिख कर लाता हूँ। क्योंकि यदि मैं आप लोग को यदि शाम इसी एट ए टाइम मैं आप लोग को नोट्स आपको बनाते हुए और प्रोवाइड करूं और समझाते हुए, तो ये ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा और इसके लिए आप लोग बहुत इरिटेट भी फील करोगे, जैसा कि मैं समझ सकता हूं। और सभी लोगों के पास टाइम बहुत कम है, कम समय में हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग नॉलेज गेन कर सकें, उसके लिए मैं ये समझकर ये नोट्स पहले आप लोग के लिए तैयार करता हूँ। फिर मैं आप लोग को ये समझाने की कोशिश करता हूँ, जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट व्यू से। और जैसा कि हमने पहले भी बताया है वीडियो में कि ये सब मैं एग्जाम पॉइंट व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ आप लोग को। इन्हीं से क्वेश्चन आना है। आप लोग ये मान के चलो कि इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। ये सब टॉपिक से, ये सब टॉपिक यदि आप लोग कवर कर चुके होंगे तो श्योर आप लोग अपना मार्क्स गेन करोगे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और प्रधानमंत्री के बारे में समझते हैं कि उनकी नियुक्तियां कैसे की जाती है और उनको क्या शक्तियां प्रदान की गई है। चलिए नियुक्तियों के बारे में समझे तो ये नियुक्तियां देखिए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये अनुच्छेद 75 में दिया हुआ है। ये कितने नंबर अनुच्छेद में दिया हुआ है? ये संविधान के अनुच्छेद नंबर 75 में बताया गया है। समझ गए? और दूसरी बात समझे तो ये लोकसभा के बहुमत प्राप्त करके दल के जो नेता बनते हैं वो प्रधानमंत्री के रूप में उनको नियुक्त किया जाता है। उन्हीं को हम लोग प्रधानमंत्री घोषित करते हैं। कौन? लोकसभा में जो दल बहुमत यदि प्राप्त कर ले, उस नेता को प्रधानमंत्री घोषित किया जाता है। जैसे आप लोग अभी करंट में देख रहे हो कि मेन बड़ी दो पार्टियां हैं, जिसमें कि एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है। और मान लीजिए ये लोकसभा में दोनों पार्टियों में से जो दल ज़्यादा बहुमत प्राप्त करता है, या कांग्रेस प्राप्त करेगा या बीजेपी प्राप्त करेगी, तो इन दोनों दलों में से जो प्राप्त करेगा उनके में से नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। समझ गए? इसमें यही बताया गया है। और जब किसी भी दल को उसके पास स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं होता है, समझ गए? मतलब कि दोनों दल, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझ सकते हैं कि यदि दोनों दल मतलब बीजेपी और कांग्रेस, दोनों के पास कोई बहुमत, यदि स्पष्ट बहुमत यदि प्राप्त नहीं हो पाता है, तो उस विषय में क्या होता है? उस विषय में राष्ट्रपति अपने व्यक्तिगत विवेक को देखते हुए, समझते हुए, अपने व्यक्तिगत विवेक से वो उसको प्रधानमंत्री उस आधार पर नियुक्त कर सकते हैं। ऐसा नियुक्ति में बताया गया है। इस प्रकार से नियुक्ति की जाती है। समझ गए? अब समझते हैं कि प्रधानमंत्री को क्या शक्तियां दी गई है और उनके क्या क्या कार्य हैं। कार्य की बात करें, पहले शक्तियां समझ लेते हैं। उनको शक्तियां में देखा जाए तो मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के रूप में वो रहते हैं। दूसरा में वो राष्ट्रपति के संबंध में उनको कुछ शक्तियां दी गई है। तीसरा संसद के संबंध में दी गई है। चौथा अंतर्राष्ट्रीय
के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उनको भूमिका निभाने के लिए शक्तियाँ दी गई है। नेक्स्ट देखा जाए तो प्रधानमंत्री के बहुत सारी शक्तियाँ हैं, हम लोग पढ़ेंगे आगे, समझे। चलिए हम समझते हैं कि उनको मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के रूप में क्या क्या उनको शक्तियाँ दी गई है और कार्य उनके क्या हैं। यहाँ ये देखा जाए तो मंत्रियों को आवंटित करने के लिए, ये फेरबदल करने का उनको शक्तियाँ दी गई है। किसे? प्रधानमंत्री को। ये मंत्रियों के विभिन्न मंत्रालय से आवंटन कर सकते हैं, उनको चुन सकते हैं या उनका तबादला कर सकते हैं। समझ गए? ये पहली शक्ति हो गई उनकी मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के रूप में। दूसरी बात करें तो कैबिनेट की गतिविधियों का समन्वय बनाए रखता है, उनको ये भी बताया गया है उनके लिए। और कैबिनेट का एजेंडा क्या तय करना है, ये डिपेंड करता है, ये प्रधानमंत्री पर डिपेंड करता है कि एजेंडा ये क्या होगा, इसे तय करना। समझ गए? सभी मंत्रियों की जो महत्वपूर्ण गतिविधि है उस पर निगरानी रखने के लिए इनको शक्तियाँ दी गई है कि वो अपने मंत्रियों का निगरानी कर सकते हैं कि कौन मंत्री क्या कर रहा है। नेक्स्ट देखा जाए तो किसी मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए वो कह सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ये भी उनको प्राप्त है त्यागपत्र देने के लिए। समझ गए? और प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देने के कारण मंत्रिपरिषद को भंग करना पड़ता है। समझ गए? इसका मतलब हुआ कि प्रधानमंत्री जो है यदि अपने पद से त्यागपत्र देते हैं तो वो मंत्रिपरिषद का वो भंग हो जाता है, वो मंत्रिपरिषद रद्द कर दिया जाता है यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र देते हैं तो। नेक्स्ट समझते हैं कि राष्ट्रपति के संबंध में क्या शक्तियां और कार्य उनको बताया गया है उनके लिए, प्रधानमंत्री के लिए। राष्ट्रपति के संबंध में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच जो संवाद है उनके बीच ये प्रधानमंत्री मुख्य कड़ी के रूप में काम करते हैं। समझ गए? और महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को ये सलाह देते हैं कि ये कौन कौन से मेरे ये मंत्री नियुक्त किए जाएंगे और किस पद के लिए। नेक्स्ट देखा जाए तो संसद का सत्र आहूत और सत्रावसान करने के संबंध में राष्ट्रपति को ये सलाह दे सकते हैं। वह प्रधानमंत्री किसी समय भी राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने और विघटित करने का सिफारिश कर सकते हैं। किनसे? राष्ट्रपति से। कौन करेगा? ये प्रधानमंत्री कर सकते हैं। समझ गए? लोकसभा को भंग करने की सिफारिश किससे करेंगे? प्रधानमंत्री से, सॉरी राष्ट्रपति से करेंगे। प्रधानमंत्री करेंगे राष्ट्रपति से। समझ गए? अब चलिए समझते हैं कि सांसद के संबंध में क्या शक्तियां और कार्य बताया गया है। सांसद के संबंध में यदि प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होते हैं उस सदन का ही नेता होता है। समझ गए? मतलब वो जिस सदन का यदि सदस्य रहेंगे उस सदन का ही वो नेता कहलाएंगे। और नेक्स्ट, वह विधायी कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थात आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री की सहमति के बिना कोई भी सरकारी विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। सदन का जो एजेंडा है उसको तय करने में यह अहम भूमिका निभाते हैं। समझ गए? सदन का एजेंडा तय करने में ये भूमिका निभाते हैं। विपक्ष के प्रति महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। उनकी चिंताओं को और मुद्दों का समाधान करने में इनका ये जो है प्रधानमंत्री अपने अनुसार से ये देखते हैं, समझते हैं। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय मामलों की भूमिका में देखा जाए तो क्या क्या वहाँ शक्तियाँ प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मामले में देखा जाए तो इनको महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर है वो भारत का प्रतिनिधित्व करने का शक्तियाँ दी गई है और अन्य देशों को अपने समकक्षों के साथ बैठक ये करता है और प्रवासियों जैसे कार्य को ये संबोधित ये करते हैं। नेक्स्ट समझते हैं अब प्रधानमंत्री के और कार्य क्या है और शक्तियाँ क्या है। ये आप अन्य कार्य में ये समझ सकते हैं कि वह प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता, देखिए ये नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधन और इस तरह के कार्य जो हो गए। और समझ लीजिए इस तरह के निकायों, कुछ अन्य निकाय की अध्यक्षता ये करते हैं। ये क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं ऐसे कार्यों की। और नेक्स्ट समझा जाए तो जैसे ये चुनाव के टाइम में रैली हो गया और चुनाव
को अपने दल का नेतृत्व कर सकते हैं। समझ गए? और गठबंधन वाली सरकारों में यह इस भूमिका को निभाना और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि यदि गठबंधन का सरकार रहा तो इसमें तो सारे पक्षों को देखकर डिसीजन लेना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, उसके बारे में देखते हैं। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद जो हैं उनके अनुच्छेद किस किस के अंतर्गत आते हैं? ये 74 के अंतर्गत आते हैं, 75 के अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 75 1A के अंतर्गत आते हैं। चलिए एक और बहुत सारे 75 1B हो गया, 75 3 हो गया, 75 4 हो गया, 75 5 हो गया, ये सब के अंतर्गत इनके आते हैं। चलिए एक एक करके हम अनुच्छेद को समझते हैं। ये पहला अनुच्छेद जैसा कि 74 आप देख रहे हैं, इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और जो सलाह देने का जो कार्य होता है ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होना चाहिए। इसमें यही बताया गया है, किसे? राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए। अनुच्छेद 75 में 75 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। समझ गए? और 75 1A में बताया गया है कि मंत्री परिषद की कुल सदस्य जो संख्या है लोकसभा के कुल सदस्यों के 15%। समझ गए? कितना? लोकसभा सदस्यों के 15%। 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये कहाँ? ऐसा प्रावधान राज्यों के लिए भी किया गया है जो कि 164 1A में अनुच्छेद में बताया गया है। और ये 75 1A का ये ऐसा 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये कहाँ बताया गया है? ये आप लोग देख सकते हैं 91वें संविधान संशोधन अधिनियम में। ये 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत बताया गया है। कितना? 91 संविधान संशोधन अधिनियम के में बताया गया। अधिनियम के तहत बताया गया है। इस 91वें संविधान संशोधन को उसमें जोड़कर ये ऐसा लागू किया गया था। चलिए अब अनुच्छेद 75 1B में समझते हैं। इसमें बताया गया है कि यदि विरोधी कानून के तहत किसी भी सदस्य को आयोग घोषित किया जा सकता है। यदि कोई मंत्री अपना दल दूसरे बदल लेता है तो उसे आयोग घोषित कर दिया जाएगा। जैसे बीजेपी का कोई मंत्री यदि कांग्रेस में चला जाता है तो उसे आयोग घोषित कर दिया जाएगा, या कांग्रेस का मंत्री या बीजेपी में चला जाता है, या कोई किसी और पार्टी का मंत्री किसी दूसरी पार्टी में वो चला जाता है तो उसे आयोग घोषित कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं दल बदल विरोधी। और इसके तहत वह मंत्री बनने के लिए भी आयोग हो जाता है। समझ गए? क्योंकि वो अपना पार्टी वो बदल लेता है, इसलिए वो उस पद को भी उसे त्यागना पड़ता है। समझ गए? मंत्री पद से भी वो आयोग हो जाता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट समझते हैं 75 3 में आर्टिकल में क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होता है। जैसे कोई भी मंत्री परिषद को असहमत नहीं हो सकता है, इसीलिए ये बोला गया कि मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा के प्रति अनुच्छेद 75 5 में बताया गया है कि 74 में बताया गया है कि मंत्रियों द्वारा जो पद होता है और गोपनीयता की इसमें शपथ किस तरह होता है इसके बारे में ये समझाया गया है। और लास्ट अनुच्छेद 75 5 में बताया गया है कि किसी व्यक्ति को मंत्री बनाए जाने के 6 महीने के भीतर उसे संसद का सदस्य बनना होता है। यदि नहीं बनता है तो उसे आयोग घोषित कर दिया जाता है। समझ गए? चलिए अब समझते हैं कि प्रधानमंत्री के संवैधानिक स्थिति के बारे में। प्रधानमंत्री की संवैधानिक स्थितियां क्या क्या है उनके बारे में समझते हैं। उनके बारे में समझा जाए तो ये देखिए, इसमें बताया गया है कि संवैधानिक स्थिति में कि संविधान द्वारा प्रदान की गई जो सरकार की जो संसदीय प्रणाली की योजना है, उस योजना में राष्ट्रपति नाम मात्र का एक कार्यकारी
पदाधिकारी होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये सारे काम प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन आप लोग कभी सोचे होंगे कि ये किन-किन नाम से होता है? ये नाम होता है राष्ट्रपति का, कि राष्ट्रपति उनके लिए मतलब अलाउ करते हैं। लेकिन ये कार्य कौन करते हैं? ये प्रधानमंत्री करते हैं। इसीलिए इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का एक कार्यकारी पदाधिकारी होता है। समझ गए? नाम मात्र का कार्यकारी होता है, पदाधिकारी होता है। और दूसरी बात कही गई है कि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी पदाधिकारी होता है। समझ गए? क्योंकि सारे कार्य उनके नाम से यही करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, फिर भी प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख माना जाता है। फिर भी नहीं, मतलब ये रियल में ऐसा है हमारे प्रधानमंत्री किसका प्रमुख माना जाता है? प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख माना होता है। और राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ये बात याद रखिएगा। हम लोग ये भी जानते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि यदि हमारे संविधान के तहत उपलब्ध किसी भी पदाधिकारी की तुलना अमेरिका से की जाए तो राष्ट्रपति के साथ, यदि वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, उनसे तुलना की जाए तो वह प्रधानमंत्री का पद होगा यहाँ, ना कि संघ में जो आता है राष्ट्रपति का पद वो होगा। इसीलिए सारे इंटरनेशनल कार्य के लिए कौन जाते हैं? हमारे प्रधानमंत्री का जाते हैं। समझ गए? ना कि राष्ट्रपति जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे समझते हैं मंत्री परिषद के बारे में। इनकी संरचना किस प्रकार की गई है? इनकी संरचना देखा जाए तो इन्हें 4 प्रकार से बांटा गया है मंत्री परिषद को। पहला कैबिनेट मंत्री के रूप में बांटा गया है, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा उप मंत्री, चौथा संसदीय सचिव। अब चलिए एक एक करके समझते हैं कि कैबिनेट मंत्री क्या है, उनको क्या शक्तियाँ दी गई है। नेक्स्ट आप लोग देखिए कैबिनेट मंत्री के बारे में। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री वह होते हैं जिनके पास जैसे कि रक्षा हो गया, गृह हो गया, वित्त हो गया और विदेश मामले आदि जैसे अत्यधिक महत्वपूर्ण मंत्रालय उनको दिया जाता है, उन्हें बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। ये सब कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत ये आ जाते हैं। समझ गए? और ये पदकर्म परिलब्धियों और शक्तियों के मामले में भी ये शीर्ष होते हैं, मतलब ये उच्च होते हैं शक्तियों के मामले में भी। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं और हम लोग जानते हैं कि वे मंत्री होते हैं जो कि मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। समझे? यही कैबिनेट मंत्री ही मंत्रिमंडल का गठन करते हैं और मंत्रिमंडल के चक्र जो मंत्री परिषद के होते हैं, इस चक्र के भीतर चक्र के रूप में वर्णित किया जाता है। ये इनके लिए ही काम करते हैं। समझ गए? ये गठन भी करते हैं और उनकी संख्या समय समय पर बदलती रहती है, लेकिन शायद ही कभी 20 से ये अधिक होगी और होती है। ऐसे तो 20 से ज़्यादातर कम ही रहती है इनकी संख्या। कैबिनेट मंत्री सामूहिक रूप से देखा जाए तो ये सरकार की नीति बनाते हैं और कैबिनेट की सभी बैठकों में ये भाग लेते हैं। समझ गए? नीति बनाते हैं और बैठकों में भाग लेते हैं। और इनके बारे में एक पॉइंट और समझ लीजिए कि ये सामूहिक रूप से सरकार का ये नीति तो बनाते ही हैं और बैठक में भाग लेने का ये हकदार भी होते हैं। और ये कभी कभी वरिष्ठ नेताओं के बिना पोर्टफोलियो के भी मंत्रियों के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ये बात नोट कर लीजिएगा आप लोग। मैं एक बार फिर से आप लोग को रिपीट कर दे रहा हूँ कि कभी कभी वरिष्ठ नेताओं को भी ये बिना पोर्टफोलियो के भी मंत्रियों के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट। अब समझते हैं राज्य मंत्री कौन होते हैं। राज्य मंत्री को देखा जाए तो ये वीरता में तो वरीयता में तो वरीयता के कर्म में तो ये दूसरे स्थान पे आते हैं। इन्हें या तो मंत्रालय और विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है या कैबिनेट मंत्रियों के साथ ये सहयोगी के बनाया जा सकता है। समझ गए? स्वतंत्र प्रभाव के मामले में देखा जाए तो ये अपने मंत्रालय विभागों के संबंध में कैबिनेट मंत्री के इनके समान ही कार्य
को करते हैं और उनके शक्तियाँ को प्रयोग करते हैं। हालाँकि ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं, याद रखिएगा। ये सदस्य नहीं होते हैं। केवल विशेष आमंत्रण पर ये चाहे मंत्रालय को संबोधित किसी मामले को विचार किए जाने पर ये बैठकों में भाग ले सकते हैं। समझ गए? या मंत्रालय के किसी मामलों में विचार किए जाने पर कैबिनेट की बैठक में भाग ले सकते हैं। समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं उप मंत्री के बारे में। उप मंत्री वरीयता के मामले में देखा जाए तो इनके राज्य मंत्रियों के बाद ये आते हैं, इनका नंबर आता है और पावर भी आता है, इनके बाद ही आता है। मतलब ये देखा जाए तो ये तीसरे नंबर पे आप लोग कर सकते हैं, इनका पावर रहता है और इनके पास किसी भी विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है। ये बात याद रखिएगा, स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है। और ये प्रभारी मंत्री द्वारा जो सौंपे जाते हैं कार्य उनको ये करते हैं। समझ गए? ये प्रभारी मंत्री द्वारा सौंपे हुए कार्य करते हैं। अब चलिए समझते हैं कि संसदीय सचिव कौन होते हैं और इनका कार्य क्या है। इनका कार्य देखा जाए तो ये संसदीय सचिव, इसके पास कोई भी स्वतंत्र शक्तियाँ या कार्य नहीं होता है। ये आपको याद रखना है। किनके पास? संसदीय सचिव के पास स्वतंत्र शक्तियाँ और कार्य नहीं होता। ये मंत्रियों को उनके संसदीय कार्यों में सहायता करते हैं। जो मंत्री हैं उनके ही संसदीय के कार्य में सहायता करते हैं और ये इनको प्रोबेशन परिवीक्षाधीन के रूप में ये इनको रखा जाता है और यदि वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें अच्छा रैंक तक पहुंचाने की उम्मीद इसमें कर सकते हैं। ऐसे तो दिया तो नहीं जाता है इनको कोई विशेष स्वतंत्र कार्य, इनको प्रोबेशन के रूप में रखते हैं, प्रोबेशन के तौर पर। समझ गए? चलिए आप समझते हैं कि मंत्रिपरिषद के कार्य क्या क्या हैं। मंत्रिपरिषद के कार्य की बात करें तो मंत्रिपरिषद के कार्य में देखा जाए तो यह मुख्य कार्य जो होता है राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता करना और सलाह देने का कार्य है। समझ गए? मुख्य कार्य में यही गिनती आता है। चलिए और आप लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं कि मंत्रालय और भारत सरकार के जो ये होते हैं ये सर्वोच्च अंग माना जाता है किन्हें? मंत्रिपरिषद का। इसलिए यह देश के प्रशासन से संबंधित सभी नीतियों को निर्धारण करते हैं। कौन? इनके प्रधानमंत्री के जो मंत्रिपरिषद रहते हैं ये निर्धारण करते हैं और इनके पास आंतरिक और विदेश नीतियों के तैयार करने की जिम्मेवारी भी दी जाती है। देश की शांति और समृद्धि काफ़ी हद तक मंत्रालय द्वारा तैयार की गई नीतियों पर निर्भर करता है ये। और इनके मंत्री न केवल कार्यकारी विभागों के प्रमुख होते हैं बल्कि विधायिका में बहुमत प्राप्त दल के महत्वपूर्ण सदस्य भी होते हैं, जैसा कि आप जानते ही होंगे। और कम से कम इन्हें विधायिका में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो मंत्रालय राज्य के आर्थिक गतिविधियों को निर्धारण करने में और महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाते हैं। इसमें मुद्रा, बैंकिंग, वाणिज्य जैसे व्यापार, बीमा और इस तरह की जो योजना है इन योजनाओं का निर्माण करने और उसके कार्य करने को भी मंत्रालय द्वारा ही विनियमित और नियंत्रित किया जाता है। ये बात, कुछ बातों को आप याद रखिएगा। मंत्रिपरिषद के कार्य के कौन कौन से बात हैं, ये सब कार्य वो मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जाते हैं। चलिए अब हम लोग, जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड पर कि कैबिनेट के बारे में, कैबिनेट क्या है? कैबिनेट मंत्रिमंडल को कहा जाता है और ये कैबिनेट में कौन कौन से कार्य होते हैं और इनका संवैधानिक प्रावधान क्या है इनके बारे में समझेंगे और इनको शक्तियाँ, कौन कौन सी शक्तियाँ प्रदान की गई है, ये सब देखते हैं। कैबिनेट की बात की जाए तो इनके संवैधानिक प्रावधान में देखा जाए तो ये इनका उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 352 में किया गया है, जो कि 352 में किया गया है। और इसमें क्या बताया गया? ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। ये बात याद रख लीजिएगा। ये किसके द्वारा जोड़ा गया था? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कब? 1978 में। समझिए। और संवैधानिक प्रावधान में देखें तो ये कैबिनेट और राजनीतिक एकरूपता का एक सिद्धांत आप कह सकते हैं। ये सिद्धांत पर कार्य करती है। इसलिए
ये सामूहिक जवाबदेही हो गया, मंत्रियों को एक समान विचार रखने में और समान नीति का समर्थन करने के लिए ये बाध्य करती है इनको, किनको, कैबिनेट में। कैबिनेट की गोपनीयता और बैठकों में जो मंत्रियों के बीच जो मतभेद पैदा होता है, इनको दूर किया जाता है इसके द्वारा, और सार्वजनिक रूप से उन्हें एकता और घनिष्ठ एकता को प्रदर्शित करना चाहिए। इनके बारे में यही कहा गया है संवैधानिक प्रावधान में। और नेक्स्ट समझा जाए तो अब समझते हैं कि इनके कार्य के बारे में। चलिए, इनका कार्य देखा जाए तो पहला कार्य नीति निर्माण का है, दूसरा कार्य विधायी शक्तियाँ का है, तीसरा वित्तीय शक्तियाँ, नेक्स्ट नियुक्तियाँ करने की शक्ति के लिए है, और लास्ट में देखें तो ये आप लोग नहीं, ये लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ, सुचारू कामकाज के लिए ये बताया गया है। इसके लिए सुचारू कामकाज के लिए, कामकाज, ये सुचारू कामकाज के लिए समन्वय, समझ गया। चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं कि नीति निर्माण में क्या कार्य है, और उसके बाद समझते हैं आगे। नीति निर्माण में देखा जाए तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। नीति निर्माण में ये कैबिनेट मुख्यतः राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मामले में संबंध में नीति निर्माण के लिए ये उत्तरदायी होता है। किसके किसके? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामले में ये निर्माण के कार्य के लिए, नीति निर्माण के कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरी बात देखा जाए तो सभी नीतिगत जो निर्णय होते हैं वो सर्वसम्मति के लिए जाते हैं, और प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को ऐसे निर्णयों को सूचित कराया जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग जानते हैं कि वो प्रधानमंत्री सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से करते हैं। चलिए नेक्स्ट समझा जाए तो ये विधायी शक्तियाँ के बारे में। विधायी शक्तियाँ में क्या बताया गया है? विधायी शक्तियाँ में देखा जाए तो ये सभी मंत्री संसद के सदस्य होते हैं, और इस प्रकार वे विधि का निर्माण में भाग लेते हैं, समझ गए। और ये संसद में अधिकांश विधेयक मंत्रियों द्वारा ही पेश किया जाता है, और संसद के जो इसमें उन्हें जो बहुमत के कारण विधेयकों को पारित होने की संभावना भी अधिक रहती है, समझ गए। किसे पारित होने की? विधेयकों को पारित होने की संभावना अधिक रहती है संसद में। ये सभी मंत्री संसद के सदस्य होते हैं, समझ गए। नेक्स्ट देखें तो ये मंत्रियों के द्वारा जो पेश किए जाने वाले विधेयक पर ये कैबिनेट के द्वारा विचार किया जाता है इस पर, और फिर उन्हें स्वीकृति दी जाती है, इसमें विधायी शक्तियाँ में। और इनके अंतर्गत कैबिनेट के द्वारा जो विधायकों में विधेयक जो होते हैं, उन विधेयकों में ऐसे परिवर्तन किए जा सकते हैं जो उन्हें आवश्यक लगता है, उनको देखकर, उनको देखते हुए ये परिवर्तन कर सकते हैं, समझ गए। आवश्यक लगने पर। चलिए अब देखते हैं वित्तीय शक्तियाँ के बारे में। वित्तीय शक्तियाँ में क्या बताया गया है? वित्तीय शक्तियाँ में यही बताया गया है कि कैबिनेट जो सरकार के सभी खर्चे होते हैं, और साथ ही व्यय के जो वित्त पोषण के लिए जो राजस्व के स्रोत होते हैं, उनके स्रोतों के हेतु जिम्मेदार कौन होता है? ये वित्तीय होता है, वित्तीय डिपार्टमेंट। और कैबिनेट के नियंत्रण में वित्त मंत्री के द्वारा वार्षिक जो बजट होता है इसको तैयार किया जाता है, और कैबिनेट आर्थिक राजकोषीय नीति को मंजूरी देने हेतु भी उत्तरदायी माना जाता है, समझ गए। कैबिनेट आर्थिक और राजकोषीय नीति को भी मंजूरी देने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। ये नियंत्रण में वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट तैयार होता है, समझिए। और इसके साथ देखा जाए तो वित्त आयोग हो गया, और भारत की जो नियंत्रण महालेखा परीक्षक है, उसके द्वारा प्रस्तुत जो रिपोर्ट होता है, उन रिपोर्टों पर यह निर्णय लेने के लिए भी उत्तरदायी इनको माना गया है, समझ गए। महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग हो गया, इनके लिए भी उत्तरदायी होता है, समझ गए। और इनकी नियुक्तियाँ के बारे में समझे तो नियुक्तियाँ करने की शक्ति के बारे में, नियुक्तियाँ करने की शक्ति में ये हालांकि राष्ट्रपति को राज्य के
उच्च पदाधिकारी को नियुक्त करने की इनको शक्तियाँ तो ये प्राप्त नहीं है, लेकिन परंतु देखा जाए ये वास्तव में एक प्रकार की नियुक्तियाँ राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट की सिफारिश पर ही की जाती है, ऐसे नहीं की जाती हैं इनकी नियुक्तियाँ, ये कैबिनेट की सिफारिश पर की जाती है। और ये कैबिनेट की सलाह से ही ये राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है कि राष्ट्रपति के लगभग सभी कार्य इस निकाय द्वारा किए जाते हैं। हालांकि राष्ट्रपति केवल एक बार कैबिनेट से अपनी सलाह पर पुनः विचार करने के लिए ये कह सकता है और कई बार नहीं करता है, ये जरूरी नहीं है। यदि पुनः विचार के बाद बाद जो होता है सलाह, वो राष्ट्रपति के लिए ये बाध्यकारी बन जाता है, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में भी पढ़े थे कि 44वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत इसके तहत बाध्यकारी बन जाता है। ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये बाध्यकारी बन जाता है। चलिए नेक्स्ट आप समझते हैं सुचारू कामकाज के लिए क्या है बताया गया है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया है, इसमें यही बात बताई गई है कि कैबिनेट ना केवल अलग अलग विभागों के कार्यों का समन्वय कराती है, ना बल्कि विभागों के मध्य जो विवाद रहते हैं उसका समाधान भी करता है। समझ गए? विवादों के मध्य के जो समाधान होना चाहिए उसे भी करता है। चलिए अब समझते हैं कि मंत्रिपरिषद और कैबिनेट के बीच में क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोग आगे समझते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए आपके लिए मंत्रिपरिषद में देखा जाए तो ये मंत्रिपरिषद को एक बड़ा निकाय माना जाता है, क्योंकि इसमें 60 से 70 सदस्य होते हैं और कैबिनेट में ये 15 से 20 ही सदस्य होते हैं, इसीलिए छोटा निकाय कहा गया है। कैबिनेट को छोटा कहा गया है और मंत्री को बड़ा निकाय कहा गया है। और इसमें मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की सभी जो श्रेणी होती है, और कैबिनेट मंत्री हो गया, राज्य मंत्री हो गया, उप मंत्री हो गया, ये सब शामिल होते हैं। समझ गए? ये सब इसके अंदर शामिल होते हैं। लेकिन कैबिनेट में यह मंत्रिपरिषद का एक भाग होता है। क्या होता है? यह मंत्रिपरिषद का एक भाग माना जाता है। सैद्धांतिक रूप से इसमें सभी शक्तियां जुड़ी हुई रहती है, और वास्तविक रूप से कैबिनेट में वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद की जो शक्तियां हैं उनको प्रयोग करती है, मंत्रिपरिषद की शक्तियों को प्रयोग करती है। इसमें क्या होता है? इसमें जुड़ी रहती है। समझ गए? नेक्स्ट डिफरेंस देखा जाए तो मंत्रिपरिषद के जो कार्य होते हैं कैबिनेट के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कार्य किसके द्वारा निर्धारित करते हैं? ये कैबिनेट के द्वारा निर्धारित होते हैं ये कार्य, और यह मंत्रिपरिषद को निर्देशित करते हैं। कौन? कैबिनेट। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद कैबिनेट द्वारा लिए गए जो निर्णय होते हैं उनको लागू करती है, उनको लागू करने का ये हकदार होते हैं, और ये कैबिनेट अपने निर्णयों के संबंध में मंत्रिपरिषद के कार्यान्वयन की निगरानी करती है कि ये जो कार्य दिया गया है वो सही हो रहा है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस देखिए। और ये मंत्रिपरिषद का संविधान के एक मूल पाठ में ये उल्लेखित किया गया है। समझ गए? कहाँ किया गया है? मूल पाठ में इस मंत्रिपरिषद को उल्लेखित किया गया है, और इसको मूल पाठ में उल्लेखित नहीं किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनता है, और इसमें मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी को, और कैबिनेट में ये लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी को ये लागू करती है। कौन? ये कैबिनेट लागू करती है। किसकी? मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी को। चलिए अब समझते हैं कि सरकार में अलग अलग मतलब विभिन्न प्रकार के स्वरूप ये किस तरह हैं। चलिए इनको समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। सरकार के विभिन्न स्वरूप में देखा जाए तो ये सरकार की पहला स्वरूप है कि सरकार की प्रधानमंत्री शासन वाली प्रणाली हो गया, दूसरी में सरकार की कैबिनेट प्रणाली हो गया, तीसरी कार्यवाहक सरकार हो गया, फोर्थ अंतरिम सरकार हो गया, नेक्स्ट गठबंधन सरकार हो गया। चलिए इन सारे के बारे में समझते हैं कि ये प्रधानमंत्री शासन प्रणाली ये क्या है। प्रधानमंत्री शासन प्रणाली में देखा जाए तो यह सरकार का एक संसदीय प्रणाली है। इसमें
मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री का प्रभुत्व होता है। किसका प्रभुत्व होता है? प्रधानमंत्री का प्रभुत्व होता है। यह तब तक देखा जाता है जब तक किसी एक दल को लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है। या प्रधानमंत्री संबंधित दल से जो शीर्ष नेताओं में से एक होता है, या देखा जाए तो उसके नेतृत्व में दल के चुनावी जीत जो प्राप्त की है उसको होता है। नेक्स्ट पॉइंट में समझे तो ये प्रधानमंत्री के निर्णयों को कैबिनेट द्वारा स्वीकार करता है। कौन? प्रधानमंत्री शासन वाली प्रणाली किसके निर्णयों को स्वीकार करता है? ये प्रधानमंत्री के निर्णयों को स्वीकार करता है। समझिए। हालांकि यदि संदर्भ में सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाता है तो इसके लिए संसदीय लोकतंत्र की जो भावना है इसके विरुद्ध माना जा सकता है। इसको देखते हुए निर्णय लिया जाता है, स्वीकार किया जाता है। हालांकि इसका लाभ तो क्या है वो देखते हैं कि इसका लाभ में इसके तहत तेजी से निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन जो कि आपातकालीन की स्थितियों में इसी दौरान में अब महत्वपूर्ण ये माना जाता है। लेकिन इस बात की संभावना बनी हुई रहती है कि जो लिया गया निर्णय है उसमें जल्दबाजी वाला ये निर्णय माना जा सकता है, और ये निर्णय के तहत इसके हित के लिए, प्रधानमंत्री के हित के लिए, राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ये माना जा सकता है। और सरकार की जो प्रधानमंत्री शासन वाली जो प्रणाली है, एक किचन कैबिनेट या आंतरिक जो कैबिनेट के रूप में संविधानोत्तर निकाय के ये सब को भी जन्म देता है। यह पर्याप्त जिम्मेदारी के बिना भी राजनीतिक शक्तियाँ और प्रभाव को प्रयोग करता है। समझ गए? ये शासन प्रणाली यही है प्रधानमंत्री की। और कैबिनेट प्रणाली में समझते हैं ये सरकार की कैबिनेट प्रणाली क्या है। सरकार की कैबिनेट प्रणाली में देखा जाए तो ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, ये सरकार की कैबिनेट प्रणाली में यही बताया गया है कि जो सरकार है उस सरकार की संसदीय प्रणाली के जो भीतर जो सरकार एक स्वरूप है, इसमें जो प्रधानमंत्री पर जो कैबिनेट का है उसका ये प्रभुत्व होता है, इन्हें प्रभुत्व माना जाता है। समझ गए? हालांकि प्रधानमंत्री द्वारा अपने प्रभाव का उपयोग किया जाता है, लेकिन वह निर्णय लेने के प्रक्रिया के दौरान कैबिनेट के निर्णयों को पलटने की स्थिति में नहीं होता है, क्योंकि कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय वास्तविक रूप में ये सामूहिक निर्णय होता है। कैसे निर्णय होता है? ये सामूहिक होता है, याद रखिएगा, सामूहिक निर्णय होते हैं। नेक्स्ट, और इनको काफ़ी विचार विमर्श के बाद ही यह निर्णय लिया जाता है। ये विचार विमर्श के बाद लिया गया जो निर्णय है ये लोकतंत्र की भावना और सामूहिक जिम्मेदारी को बनाए रखता है। हालांकि इसमें निर्णय लेने की गति धीमी हो सकती है, जो बहुत हानिकारक बाद में सिद्ध हो सकती है। ये सब चीज़ इनमें बताया गया है कैबिनेट प्रणाली में, बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकता है। और नेक्स्ट में देखा जाए तो ये कार्यवाहक सरकार में यही बताया गया है कि कार्यवाहक सरकार तब तक अस्तित्व में आती है जब मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास खो देती है, या जब लोकसभा भंग हो जाता है या विघटित हो जाती है, या प्रधानमंत्री की जो आकस्मिक यदि मृत्यु हो गई, उस स्थिति में ये अस्तित्व में आता है। समझ गए? कब आता है? प्रधानमंत्री लोकसभा जब विश्वास खो देती है या उनकी मृत्यु हो गई, उस स्थिति में। कार्यवाहक सरकार अस्थायी या तदर्थ सरकार होती है। इसका मतलब कि और एक नई सरकार बनाने का कार्य ये करती है। ये कुछ मतलब ये तत्कालीन सरकार होती है। समझ गए? ये कार्यवाहक सरकार के अस्तित्व का कारण ये अनुच्छेद कौन सा है? ये अस्तित्व का कारण ये अनुच्छेद 74 है। इस अनुच्छेद में यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि ये राष्ट्रपति में हम लोगों ने समझा था कि ये उनके लिए मंत्रिपरिषद होता है। समझ गए? जो कि अनुच्छेद 74 में बताया गया था। इसलिए अनुच्छेद 74 में कार्यवाहक सरकार को वैधता प्रदान है। और हालांकि कार्यवाहक सरकार का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, और उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1971 में
कब 1971 में स्पष्ट कर दिया था कि कार्यवाहक सरकार कब बनेगा, कार्यवाहक सरकार आवश्यकता का परिणाम माना गया है इसे, समझिए। कार्यवाहक सरकार की भूमिका और कार्य परंपराओं पर आधारित ये माना जाता है, ये माना नहीं जाता है, ये होते हैं। और इनके तहत वह केवल दिन और प्रतिदिन के प्रशासनिक जो कार्य होते हैं वो कार्यों को करती है, और साथ ही इन्हें महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकते हैं, समझ गए। और नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग समझे तो ये प्रणाली होती है, कार्यवाहक सरकार होती है, ये अगली सरकार को आर्थिक रूप से प्रतिबद्ध करने वाला कोई निर्णय नहीं ले सकती है जो कि उनके लिए ये बाधा बन सके। और इसे किसी विदेशी और देश के साथ यदि संधि और समझौते की बात आए तो इसके संबंध में भी इनको निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। और हालांकि कार्यवाहक सरकार बाहरी खतरे और आंतरिक खतरे के कारण उत्पन्न जो राष्ट्रीय संकट के मामले में देश के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय ले सकती है। यदि देश के लिए, उसके हित के लिए यदि पॉजिटिव है तो वो उस हितों के देखते हुए ये उस निर्णय को ले सकती है, समझ गए। चलिए अब समझते हैं अंतरिम सरकार के बारे में। अंतरिम सरकार किसे कहा जाता है? अंतरिम सरकार के राजनीतिक इतिहास की संक्रमणकालीन चरण में अंतरिम सरकार का गठन होता है। इसका गठन कब होता है? राजनीतिक इतिहास के संक्रमणकालीन चरण में इसका गठन किया जाता है यदि यह नए संविधान के अनुरूप एक निर्वाचित सरकार को स्थापित करने का एक प्राधिकृत सरकार होती है। कैसी होती है? प्राधिकृत सरकार। और गठबंधन की सरकार देखा जाए तो गठबंधन की सरकार, जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि गठबंधन की सरकार किस तरह चल रही है और कैसे बनी है। अभी तत्कालीन सरकार को भी हम एग्जाम्पल मान के समझ सकते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है कि यह एक ऐसी व्यवस्था होती है कि जहां विधायिका के निचले सदन में किसी एक दल द्वारा जो पूर्ण बहुमत हासिल करने में यदि विफल हो जाती है तो उस विफल रहने की स्थिति में दो से अधिक जो राजनीतिक दल और बुनियादी विचारों मतभेदों को दूर करते हुए सरकार बनाने के लिए एक साथ आते हैं, उसे बोलते हैं गठबंधन की सरकार, समझ गए। किसे? दो या दो से अधिक राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए जो आते हैं उसे बोलते हैं गठबंधन की सरकार। इसे अक्सर सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाले दल का वर्चस्व कम हो जाता है, क्योंकि इसमें गठबंधन से ये सरकार बनती है, इसमें एक से ज़्यादा दलों से ये सरकार को जोड़कर बनाया जाता है, इसलिए इनका वर्चस्व थोड़ा कम रहता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो भारत में राष्ट्रीय दलीय व्यवस्था को विखंडन और अल्पमत और या बोला जाए तो गठबंधन वाली सरकारों की उदय की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? ये प्रक्रिया शुरू हुई थी ये शुरू हुई थी 1967 ईस्वी में। शुरू की गई थी 1967 में की गई थी। और इस अवधि में यदि कुछ दल के टूटने और दूसरे से मिलने के साथ साथ गठबंधन तथा नए दलों के गठन एवं विलय की परिघटना को भी देखा जाता है और देखा गया है। भारत में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में इनके नेतृत्व वाली सरकार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार अपना कार्यकाल वर्ष 1999 से लेकर वर्ष कब तक? 2004 तक ये पहली गठबंधन वाली सरकार बनी थी। समझ गए? कब बनी थी? 1999 से लेकर 2004 में बनी थी। चलिए अब समझते हैं हम लोग महान्यायवादी के बारे में, जो कि देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है। इसको अनुच्छेद 76 के अंतर्गत बताया गया है। इसमें इसका विवरण पूरा बताया गया है इसके ये महान्यायवादी के बारे में। चलिए समझते हैं कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। इसकी नियुक्ति के बारे में बताया जाए तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है इनकी नियुक्ति। और इनकी योग्यता का बात कही जाए तो ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं, ये इनकी योग्यता होनी चाहिए। मतलब समझा जाए तो
ये लगातार 5 वर्ष तक एक और एक से अधिक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे हों, या लगातार 10 वर्ष तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में वकील रहे हो, या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हों, तो इनकी ये योग्यता होती है। समझ गए? इनका कार्यकाल का निर्धारित नहीं किया गया है हमारे संविधान में। ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर और राष्ट्रपति के ऊपर कि इनका कार्यकाल कब तक रहेगा। और इनको पद से हटाने की बात कही जाए तो पद से हटाने की बात की जाए तो इनको किस तरह से पद से हटाया जा सकता है या त्याग पत्र देने का विधि है, ये संविधान में उल्लेखित नहीं किया गया है। समझ गए? ये संविधान में इसका पद से हटने का उल्लेख नहीं है। इसे राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय पद से हटाया जा सकता है, यदि राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र ये अपना सौंप सकते हैं। त्याग पत्र किसको सौंप सकते हैं? सौंप सकते हैं यदि पद से मुक्त होना चाहते हैं तो। और परंपरा के रूप में से देखा जाए तो वह तब भी त्याग पत्र देता है जब सरकार सरकार मतलब मंत्रिपरिषद त्याग पत्र देती है या उसे बदल दिया जाता है, क्योंकि उसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही नियुक्त किया जाता है, इसीलिए उनको भी त्याग पत्र देना पड़ता है। समझिए? जब सरकार त्याग पत्र देती है। समझिए? और इनका वेतन की बात कही जाए तो इनका वेतन का भी कोई निर्धारण संविधान के द्वारा नहीं किया गया, संविधान में नहीं वर्णित किया गया है। और इसमें उनको प्राश्रमिक जो मिलता है उसे राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है और उसके हिसाब से ही उनको दिया जाता है। इनका कार्य का बात किया जाए तो इनको क्या क्या कार्य दिया गया है। इनका कार्य देखा जाए तो ये राष्ट्रपति द्वारा जो सौंपे गए कानूनी जो मामले हैं, भारत को सलाह देने का इसके लिए कार्य करती है। कानूनी प्रकृति के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंपे गए हैं, जो राष्ट्रपति कार्य सौंपते हैं उनको वैसे कार्य करते हैं, या किसी अन्य कानून द्वारा उसे प्रदत्त कार्यों को निर्वहन करना होता है। भारत सरकार से संबंधित मामले के संबंध में उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रखने का ये भी कार्य इनको दिया गया है। जैसा कि अनुच्छेद 443 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में किसी भी मामले में राष्ट्रपति के निर्देश पर यह भारत सरकार का प्रतिनिधित्व ये करते हैं। समझ गए? किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये भारत सरकार से संबंधित कोई भी मामला हो, वो किसी भी उच्च न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष वो रखते हैं। ये किसी भी उच्च न्यायालय में भारत के ये अपना पक्ष रखते हैं। और इनको अधिकार में देखा जाए तो इनको अधिकार क्या क्या दिया गया है। इनका अधिकार में समझा जाए तो इनको अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के दौरान महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्रों में सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार दिया गया है। ये पहला अधिकार है इनका। और दूसरी में समझा जाए तो ये संसद के दोनों सदनों और संयुक्त बैठक या संसद के किसी भी समिति जिसमें उसे सदस्य नामित किया गया है, ये किसी भी समिति की कार्यवाही में मताधिकार के बगैर ही बोलने और वहाँ भाग लेने का अधिकार ये प्राप्त है इनको। उन्हें संसद के सदस्य के लिए उपलब्ध सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती है। समझ गए? इनको ये सब अधिकार दिया गया है। और महान्यायवादी के लिए उन पे क्या आरोपित किया गया है, ये इनको क्या क्या चीज़ के लिए रोक लगा हुआ है। इनको रोक लगा हुआ है कि भारत के खिलाफ और उसके लिए विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। समझ गए? दूसरी बात, जिस मामले में उसे भारत सरकार को सलाह देनी है या उसकी ओर से पेश होना है, उस पर कोई टिप्पणी उनको करने का अधिकार नहीं दिया गया है। तीसरी बात देखा जाए तो वह महान्यायवादी को भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी भी आपराधिक मामले में अभियुक्तों का बचाव नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, महान्यायवादी भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी भी कंपनी हो गया या निगम हो गया उसमें निदेशक का पद स्वीकार नहीं कर सकते हैं जब तक इस पद पर कार्यरत है। और अन्य महत्वपूर्ण बातें देखा जाए तो अन्य महत्वपूर्ण बातों में ये धारण नहीं कर सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण कारण में देखा जाए तो ये किसी भी सरकारी सेवक की श्रेणी में नहीं इनको समझा जाता है। ये सरकारी सेवक के रूप में नहीं कार्य करते हैं। इसलिए उसे निजी कानूनी व्यवसाय करने में वंचित नहीं किया गया है। ये अपने निजी कानून को व्यवसाय को
कर सकते हैं। भारत के महान्यायवादी को उसकी आधिकारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करने के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल और भारत के जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं उस पद को भी मौजूद किया गया है। किस लिए किया गया है? ये दोनों पद जो हैं इन पर जो कार्यरत रहते हैं सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, इन दोनों को किसकी सहायता के लिए रखा गया है? ये महान्यायवादी की सहायता के लिए इनको रखा गया है। ये किनके यदि आपको महान्यायवादी को किसी सहायता की जरूरत है तो ये दोनों सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से सहायता ले सकते हैं। समझ गए? जैसा कि वर्ष 2017 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि भारत के महान्यायवादी जो कि एजीआई कहते हैं महान्यायवादी को, उस पद एजीआई का पद आरटीआई अधिनियम के दायरे में नहीं आता है, क्योंकि वो आरटीआई फाइल करने का वो महान्यायवादी को जरूरत नहीं है। इसलिए क्योंकि वह अधिनियम धारा 2H के तहत ये सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। ये ऐसा उच्च न्यायालय का निर्णय दिया गया था 2017 में। और महान्यायवादी न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही को शुरू करने के लिए ये मंजूरी प्रदान ये करता है। समझ गए? न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही को शुरू करने के लिए ये मंजूरी प्रदान करता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी ये था हमारा महान्यायवादी के बारे में। हम लोगों ने ये पूरा आज यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में समझा। पिछली वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में समझा, और आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी के बारे में ये डिटेल से हम लोगों ने समझा कि क्या होते हैं और इनके पद क्या हैं, इनको शक्तियाँ क्या प्रदान की गई है, इनकी नियुक्तियाँ कैसे होती है। समझ गए? चलिए आप लोग इसी तरह लगे रहिए और कंटिन्यूअस अपने इस लेक्चर को देखकर समझते रहिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, और जल्द से जल्द इसे हम पॉलिटी सब्जेक्ट को कंप्लीट कर नेक्स्ट सब्जेक्ट का रिवीजन स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं। चलिए आप लोग इसी तरह अपना प्यार देते रहिए इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।